मीना कौशिक लाइफस्टाइल में आज का गंभीर मुद्दा है शादी, नोटों का एटीएम या मौत का सौदा। अतुल सुभाष की मौत से उठे तमाम सवाल, और ये सवाल यह एक अतुल सुभाष का ही नहीं, उन तमाम तलाक में फंसे हुए दंपतियों का है जो जाने ना अनजाने जिनके ऊपर संकट और जीवन उनका दुर्भर हो जाता है। और मौत का फंदा, न्याय प्रक्रिया, पुलिस, व्यभिचार के आरोप, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, शादी का यह बंधन जब नरक बन जाता है, किसी न किसी की जिंदगी लेकर ही उजाड़ता है। और ऐसे हजारों, एक या दो नहीं, केस फाइलों में कसमसा कर वह जिंदगियां रह जाती हैं जो माँ अपने बच्चों को बड़ा करके पालती है। अपने बच्चों की दाम्पत्य को, जीवन को देखकर न सिर्फ असहाय रहती है, बल्कि फिर उसको एक दिन यह भी देखना पड़ता है कि 24 पन्नों का सुसाइड उसके हाथ में आ जाता है। आज देश की तमाम व्यवस्था में हिलकर रह गई है वह सोच। अतुल सुभाष का मुद्दा जब आया तो तलाक के तमाम वह मुद्दे, अचानक वो प्रश्न फिर से समाज के सामने आकर खड़े हो गए हैं। इस चिंतन पर हमने आज यह पोस्ट दी है कि जिम्मेदार कौन। हमें सोचना होगा शादी का यह बंधन मौत के फंदे तक किन प्रश्नों के घेरे में है, जिम्मेदार कौन। भावनाएं टूट रही हैं, मासूम बच्चे, वृद्धा माँ और टूटता दाम्पत्य जीवन, गुजारे भत्ते और नोटों के बीच में कुचल रही हैं यह भावनाएं। आखिर हमें सोचना होगा, चिंतन करना होगा। जो मासूम बच्चा जिसने अभी जिंदगी में पैर भी नहीं पसारे, वह माँ बाप के इस तलाक की जिंदगी में आखिर कहाँ पहुँचता है। और वो पति जिसने पढ़ लिख कर, जिसके माँ बाप ने उसे कुछ बनाया था, या वो पत्नी किस तरीके अतुल ने इन सारे आरोपों को दलील में अपने लिखा है, वो सब भी आप जान लीजिए। लिखा है, अब मैं कोर्ट की तारीखों से थक चुका हूँ। और उसने मौत का वर्ण किया और तमाम जो आरोप लगे थे एक एक करके उसने उनका जवाब अपने वीडियो में दिया है। उन्होंने धाराएं भी लगी हैं किस लिए उसको घसीटा गया था, लेकिन समाज का ये चिंतन बढ़ा देता है उस परिवार की इकाई के जो मूल बात है उसके बारे में चिंता। और वृद्धा माँ, बच्चा और ये समाज आज बहुत ही चिंतन का विषय है। यह पोस्ट मैंने आपके लिए डाली है और हमें खोजना होगा कि जो वो पवित्र रिश्ता बना एक दूसरे के साथ जन्मों जन्मों तक, वह फंदे तक कैसे पहुंच रहा है, हमें सोचना होगा। आपकी पोस्ट सबके लिए। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। आज की चर्चा एक गंभीर मुद्दा है, क्या शादियां एटीएम कार्ड बन रही हैं और या फिर मौत का सौदा। मतलब विषय बहुत ही जटिल है। क्यों? क्योंकि शादी की जब हम बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति में शादी एक सबसे पवित्र रिश्ता माना गया है। और यह वह रिश्ता है जो मौत ही नहीं बल्कि 7 जन्मों तक जुड़ता है। लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति है, अगर उसमें कहीं कोई सामाजिक विकृतियां आ जाएं, परिस्थितियों के चलते या निजी स्वार्थ या कुछ ऐसी स्थितियां जटिल जो इस विवाह की संस्था पर ही प्रश्न लगा जाए, और विवाह की संस्था पर नहीं, रिश्ते पर नहीं, बल्कि हमारी समूची कानूनी प्रक्रिया तक को प्रश्नों के घेरे में रख दे, तो चिंता का विषय बन जाता है कि क्या शादी एटीएम कार्ड बन रही है, क्या शादी मौत का सौदा बन रही है, और कौन इसे बना रहा है, जिम्मेदार कौन। इन परिस्थितियों में हमें तब जाना पड़ रहा है अगर आज की ही सारी सोशल मीडिया की आप खबरें उठा लें
तो आप स्वयं यह सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आज एक ही ऐसी अकेली खबर नहीं है जिसने देश को हिलाकर रख दिया है, बल्कि ऐसे कोर्ट में, अदालत में, पुलिस में, सामाजिक संगठनों में, फैमिली कोर्ट में हजारों लाखों की संख्या में तलाक के वह मुकदमे चल रहे हैं जो पता नहीं कितने परिवारों को बर्बादी के कगार से बचाने के लिए चल रहे हैं, लेकिन वह बर्बादी की गर्त में फंसकर रह जाते हैं। ऐसे ही एक मामला खुलेआम आज सोशल मीडिया पर, अखबारों में, सुर्खियों में, हर जगह आप आज देख सकते हैं। वह है अतुल सुभाष। बेंगलोर में कार्य करने वाले एक निजी कंपनी में असिस्टेंट इंजीनियर, यानी कि इंजीनियर, ये भी नहीं कि परिस्थितियों में कोई टूटा हुआ हो, पैसे नहीं हो या कुछ नहीं हो, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, वह व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है और उसने 24 पन्नों का 1.5 घंटे का वीडियो अपनी मौत से पहले छोड़ा है। और जब उसकी मौत ने तमाम प्रश्न उठाकर एक बार फिर से खड़े कर दिए हैं, यह नहीं कि ये प्रश्न नए हैं, पता नहीं कितने घरों में यह जो दीमक है ये लग रही है, हजारों लाखों की संख्या में यह दीमक लग रही है और हमें इस पर चिंतन करना अवश्य बन जाता है। उसके अगर शब्दों को कहें जो उसके भाई ने या उसके वीडियो में उठाए हैं कि उसकी ज़िंदगी एटीएम बन गई थी, यानी कि वो कमाता जाए और उसकी कमाई, उसने लिखा है कि मुझे लगता है कि अब मर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरी कमाई और मेरे जो मैं टैक्स दे रहा हूँ उससे उन्होंने कानूनी व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था पर भी प्रश्न लगाया है कि मेरे दुश्मन मजबूत होंगे। मतलब कोर्ट में, पुलिस में, मीडिएटर्स जो तलाक दिलाने वाले हैं, उन यहाँ तक कि उसने जज तक पर भी प्रश्न उठा दिए हैं कि वह पत्नी उनके सामने खड़ी होकर कहती है कि तुझे तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए, और जज हंस पड़ती है। ऐसी भी आरोप और प्रत्यारोप के घेरे में यह खबर और यह जो पन्ने हैं 80 मिनट के पन्ने, यह दास्तां मतलब बुद्धिजीवियों को, समाज को, परिवार की संस्था को एक बार फिर से चिंतन करने के लिए मजबूर करती है कि यह बच्चे शादी करें। एक ज़माना होता था जब नाई शादी करवा दिया करते थे, ब्राह्मण शादियां करा दिया करते थे मंदिर की, और वो जीवन पर्यंत चलती थी। उनके यहाँ तमाम संस्कार होते थे, लेना देना, उठना बैठना। और यह शादी किससे हुई थी? एक पढ़े लिखे की आजकल समाज में उठना बैठना ख़त्म हो गया है, एक दूसरे से मिलना जुलना, जिसका ये कई जगह नतीजा भुगतना पड़ता है। और नतीजे के एक कारण नहीं है जिसका मानसिकता फ़ायदा उठा रही है कि क्यों उनकी ज़िंदगी एटीएम बन गई है पति या पत्नी की, जो कमा रहा है। जब तलाक होता है तो ऐसा नहीं है, संख्या पुरुषों की ज़्यादा है एटीएम बनाने की, लेकिन इससे लड़कियां भी अछूती नहीं हैं। फिल्म जगत की अगर हम बात करें तो हमने वह भी नाम सुना है कि उसने इतने करोड़ का बंगला उसे तलाक में देना पड़ा महिला को। तो इसी तरह से पुरुष के सामने भी वो जीवन पर्यंत कमा कर देता रहे, जिसको कहते हैं टुकड़ा भरो हिंदी में, यानी गुजारा भत्ता। गुजारा भत्ता कितना आदमी खाता है सबको पता है, अगर एक बच्चा है, 2 बच्चा है, पत्नी है। लेकिन जब 50-50% की बात आ जाए तो क्या यह शादियाँ आजकल एक एटीएम बन गई हैं कि हमने तो बस जल्दी से अपनी जितने भी आपके ऐसो आराम के हमें अड्डे ढूंढने थे उनके लिए, कमाई के लिए, या फिर हम गुलाम बना लेते हैं पति पत्नी को आपस में। क्या हमने हमेशा हमेशा के लिए उनको खरीद लिया? और सिर्फ लड़के को ही नहीं या लड़की को ही नहीं, बल्कि उनके माता पिता, भाई बहन, उनके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप इतने गंदे गंदे कि जिंदगी उनकी नरक बनकर रह जाती है। स्वयं आज से नहीं,
मैंने पत्रकारिता के दौरान महिला आयोग में भी बैठ बैठ कर हजारों ऐसे मुकदमे देखे हैं कि जहाँ पर एक दूसरे पर मुकदमा चल रहा है, और अगर लड़की है तो उस पर हमने देखा रास्ते में कितनी गुंडागर्दी, और लड़का है तो कितनी गुंडागर्दी, उनको पीटना, उनका छेदना, उनका मारना, और उनका इतना अत्याचार। और इसमें चांदी किसकी होती है? ब्रोकर्स, मीडिएटर, और यह भी एक पढ़ा लिखा वर्ग, सो कल्ड पढ़ा हुआ कहेंगे हम इसे, जो न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ जाते हैं। उसमें ऐसी फाइलें तैयार की जाती हैं, वकील से लेकर पुलिस तक, और पुलिस से लेकर फैमिली कोर्ट तक। फैमिली एक जो प्रक्रिया है वो आवश्यक है। सभी को पता है कि जब भी कोई तलाक लेना जाएगा पति या पत्नी, तो उसको 7 प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले तो तलाक के बिना गलती के भी आप ले सकते हैं। अगर हम आपको बताएं तो ऐसा नहीं है आपसी सहमति में, लेकिन उसकी भी प्रक्रिया से तो गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको रीजन ढूंढना पड़ेगा, और रीजन नहीं है आपके पास और आप कह रहे हैं कि हमें बस तलाक लेना है, एक दूसरे से विचार नहीं मिलते, या तो फिर एक फाइल आपको बनानी पड़ती है। एक लंबी चौड़ी फाइल आपको वकील बनवा कर देते हैं, चाहे उसमें कितनी सत्यता है या नहीं है, यह प्रश्न दूसरा है। क्यों? आसानी से तलाक दिलाने के लिए कई बार क्या होता है कि उसमें तमाम तरह की धाराएं लगाने के लिए आरोप प्रत्यारोप का दौर एक दूसरे पर चलता है। और धारा जब हम बात करें महिलाओं की तरफ से जब जाता है तो 498 आम तौर पर 398, 498 तमाम धाराएं उनको बता दी जाएंगी। वो एक्सपर्ट इतना हो जाते हैं धाराओं में कि उनको जीवन की धाराएं नहीं याद रहती, लेकिन वो धाराएं उनको पन्ने नहीं एक एक टिप्स पर रट जाती हैं जैसे ही पति पत्नी का मुद्दा बाहर आता है। क्योंकि पति पत्नी के बीच जैसे ही कोई तीसरा आ गया, कोई कानूनी प्रक्रिया आ गई, तो समझौते की कितना भी कहें कि इतने समझौते करा दिए जाएं, नहीं तो उनके बीच में जो पवित्र रिश्ता है वो प्रभावित हो जाता है। बहुत कम रिश्ते हैं जो चलते हैं, और जो चलते हैं उनकी स्थिति ईश्वर ही जानता है क्या होता है। तो यहाँ पर जो अतुल सुभाष का जो खुलेआम नाम आ रहा है, मैं क्या लूँ, नाम नहीं लिए जाते आमतौर पर, लेकिन खुले सुर्खियों में, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा आ रहा है, और उसकी पत्नी का भी आ रहा है, निकिता सिंघानिया का आ रहा है और उसका आ रहा है। तो ऐसे में उन खबरों के हवाले से अगर हम एक मुद्दा उठा भी लें तो हजारों ऐसे मुकदमे पड़े हुए हैं, लंबित और पड़े रहते हैं। आमतौर पर तलाक की प्रक्रिया में 9 महीने से लेकर 1 साल तक ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है, जिसमें उन्हें बना बच्चा है तो बच्चे की कस्टडी कितनी देनी है, प्रॉपर्टी की थोड़ा सा कितना उनका दहेज, मतलब उनके माता पिता ने स्त्री धन दिया था, कितना उन्होंने ससुराल ने दिया था, उसके दावे किए जाते हैं, कितनी उनकी आपस में प्रॉपर्टी है। और तब गुजारा भत्ता की बात आती है, और फिर आरोप प्रत्यारोप की बात भी आती है कि गलती किसका, जिसमें जो व्यवहार होता है कि तलाक का मुख्य मुद्दा होता है वो व्याभिचार होता है, अलगाव होता है, 2 वर्ष से 5 वर्ष के बीच का आप एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं, परित्याग होता है, या कुछ भयंकर ऐसी हिंसा, दुर्व्यवहार या प्रतिबद्धता की कमी, खर्चों से इनकार, आपसी संघर्ष, टकराव, शारीरिक रूप से कोई एक दूसरे का उनमें नासामंजस्य होना, इसको कमियों से जोड़ दिया जाता है, या बीमारियों से कई जगह ना होते हुए भी। और कई बार तलाक की मंशा सिर्फ छोटी, बीच में माँ बाप आ गए तो लड़कियां उनके कहने से केस बनाने के लिए कुछ भी कह देती हैं कि वो शारीरिक रूप से काबिल नहीं है पति पत्नी के दाम्पत्य के जीवन के लिए, जिसको नपुंसक कह देते हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं, और कितनी टॉर्चर से उनको उस समय गुजरना पड़ता है जब खड़े होकर एक पुरुष ये सुनता है कि वो नपुंसक है, या फिर मारता पीटता है, जिसने कभी जिंदगी में हाथ नहीं लगाया, अगर उसको यह भी सुनना पड़ता है। सेम पत्नी के लिए भी यही बात आती है कि उसने किसी को देखा भी नहीं और उसको कहा जाए कि ये इतनी इतनी व्यभिचारिणी है। और इस तरीके की जब फाइलें लंबी चौड़ी दस्तावेज में, क्योंकि कोर्ट तो सबूत मांगता है, कोर्ट को सबूत चाहिए, तो सबूत की प्रक्रिया वहीं से शुरू हो जाती है। पुलिस का कार्य थोड़ा सा सीमित होता है उस समय,
क्योंकि मारने पीटने वो मामला मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं या नहीं चाहते, वो समझौता चाहते हैं, तो उनके यहाँ तक प्रोसेस होती है। लेकिन टॉर्चर जो होता है वो भयंकर होता है, क्योंकि जब मार पिटाई इस प्रक्रिया में शुरू होती है, किसी के कहने से, किसी के दबाव में, या किसी स्वार्थवश, तमाम तरह के जो बिचौलिए होते हैं, वो चाहे कानून के हों, प्रशासन के हों, या बीच में अन्य हों, फैमिली कोर्ट के हों, या फिर तलाक कराने वाले हों, वो अपनी चांदी भी इसमें भर भर के करते हैं। मतलब वैसे बड़ी आसान है, जो अगर कानूनी बात करें तो उसमें कोई इतनी पेचीदगियाँ नहीं है, लेकिन उनको कितना बोलने दिया जाता है। उनसे कहा जाता है आप इसका जवाब दीजिए, वो खुद नहीं हो, एक वकील किया जाता है, तो वो बीच में बोलने अगर कोई लगता, आप नहीं बोल सकते। और ऐसे ही इस कोर्ट में भी अतुल संघानिया ने अपनी पेज में प्रश्नों के घेरे में लाया है कि उसकी पत्नी जज के सामने ही कहती है, फैमिली कोर्ट के, कि तू आत्महत्या कर क्यों नहीं लेता। और उसमें खबरों के मुताबिक और जो वीडियो वगैरह हैं कि उन्होंने ठहाका लगाती है जज। तो इस तरीके के प्रश्न जब आते हैं तो यह नहीं है कि पूरी समूची व्यवस्था ही खराब हो जाए। एक के बाद एक कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, निचली अदालतें हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। ऐसा नहीं है कि दरवाजे बंद हो जाते हैं। और हर व्यक्ति को हम गलत भी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि तलाक लेना जो बना है एक सुविधा के लिए बना है कि ज़िंदगी नरक ना बन जाए। क्या तलाक इसलिए बना है कि वो एटीएम बन जाए? यह प्रश्न एक अहम मुद्दा बनकर सामने आता है जब अतुल सुभाष जैसा एक नवयुवक, मात्र जिंदगी उसकी 2 साल कुछ ही दिनों में, और कहते हैं कि ससुराल में जैसे ही उसकी पत्नी जाती है और उसने किसी शादी के जो विज्ञापन होते हैं उससे उनकी शादी की होती है, खबर में तो .com का नाम लिखा गया है मैरिज का किसी, तो उसमें तमाम ऐसी चीज़ें कि जब कुछ लोग आजकल ऐसा भी खबरों में सामने आ रहा है कि कितना कमा रहा है लड़का, कितनी कमा रही है अकेली लड़की, और निगाहें गड़ाए रखते हैं, पूरी जानकारियाँ हो जाती हैं, और शादी के नाम पर वो पैसा, ठगाई, लुटाई, 1 शादी, 2 शादी, 3 शादी, ऐसी भी घटनाएं सामने आ रही हैं। खैर, इस मामले में उसके शादी हुई और बच्चा भी हुआ, और उस बच्चे को पिता को मिलने तक नहीं दिया गया। ऐसी भी चीज़ें सामने आई और होता है। ये कोई नई चीज़ नहीं है कि बच्चे को मिलने नहीं दिया जाता। बच्चा तो मासूम है, उसके लिए तो पिता और माता दोनों बराबर हैं। वो झगड़ा घर में देखता रहता है एक एक पल, उसको तो वहाँ से कमरे से हटा दिया जाता है आमतौर पर, तुम हटो, मतलब, लेकिन वो चुप रहता है, वो सब कुछ जानता है, लेकिन इतना असहाय होता है, वो अपनी कस्टडी के बारे में बात नहीं कर सकता कि पिता को मिले या माँ को मिले। दोनों ही स्थितियों में वो किसको चूज करे? वो तो एक दूसरे उसके अंदर तो दोनों के शुक्राणु हैं, वो किसको चूज करे? क्या उसका जीवन सिर्फ सुरक्षा के लिए, रोटी के लिए बना है? क्या वो माता पिता ये सोचते हैं कि बस वो चंद टुकड़ों पर मेरे माँ बाप पाल देंगे, या मेरी पत्नी पाल देगी, या मेरा पिता पाल देगा? बच्चे का पालन पोषण अगर इतना बड़ा हुआ तो तुम क्या इतने बड़े पालनहार हो? ईश्वर से बड़े पालनहार हो। जिसने पैदा किया है वो तो रोटी दे देगा, लेकिन आपने माता पिता का दायित्व तो उस ही दिन खत्म कर दिया जब आपने तलाक के लिए बंटवारे शुरू हो गए। और सिर्फ टुकड़ा भरो नहीं, नाम तो इसका टुकड़ा भरो है, गुजारा भत्ता, लेकिन प्रॉपर्टी 1 करोड़ की डिमांड, 2 करोड़ की डिमांड, 3 करोड़ की डिमांड, और करोड़ पर बिंदियां लगती चली जाती हैं। क्यों? कितना कमा रहा है, और उसके मीडिएटर क्यों? क्योंकि जितनी डिमांड हुई है वो कितनी जगह बंटता भी है मीडिएटर्स में। तो ये स्वार्थ खत्म नहीं होता। और उधर जो तलाक लेने वाला है, लेने वाली है, वो किन हाथों में खेल रहे हैं? वो माँ बाप के, या अपने स्वार्थ के, या ऐसो आराम के हाथों में खेल रहे हैं? क्या वो ये सोचते हैं मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा घर संसार सुखी रहेगा? और क्या वो उस पैसे को लेकर दूसरी शादी करके खुश रहेंगे? क्या उनको फिर ये गारंटी है?
आरोप तो कुछ भी लगाया जा सकता है, लेकिन आरोप से ज़्यादा जब आपने शादी का बंधन शुरू किया है तो क्या हमने ये देखा था वो इतना कमा रहा है तो हमें अलग लेना है। आपने इन प्रश्नों में जाना होता है कि परिवार की इकाई को हम कैसे तोड़ रहे हैं। हमारी फीलिंग्स सिर्फ पैसे पर आकर अटक जाती हैं। मेरे पिता ने 10 लाख दिया था, मेरे पिता ने इतना दिया था, और जब सगाई भी टूटती है तो मैंने देखा है कि अंगूठी वापस कर दो, और वो अंगूठी वापस मांगते हैं, वो फीलिंग्स नहीं मांगते। वो जब सारे दोस्तों में और रिश्तेदार में वो होता है और उन्होंने कितना खिलाया पिलाया कितना, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण रह जाती है वो अंगूठी। तो जब हमारी सोच इतनी टुकड़ों में रह जाए, टुकड़ों में यानी कि अर्निंग्स में, जब हम ये मांग लें भगवान से कि हमें सोना ही सोना चाहिए, और भगवान आपको बता दे कि सोना क्या होता है, कि वो खाने के टुकड़े को भी सोना बना दे जो आप चबा ना सको, और जिंदगी में तब आपको पता चलता है जहर जिंदगी का, कि वो सोने ने आपको कितना तबाह कर दिया। इस केस में अतुल सुभाष के 120 उसको पेशियों पे बुलाया गया, और इतनी लंबी दूरी बेंगलोर से जौनपुर की रहने वाली उनकी पत्नी। अब पत्नी की बात करें तो उनका बच्चा और वो माँ, और मीडिया में दिखाया जा रहा है एक कैमरे में कि मीडिया लोग असलियत की आरोप में कितनी सत्यता है, किसने क्या लिखा है, क्या वो गलत था, दूसरे पक्ष को शायद ये बताना चाहिए। तो मीडिया वहाँ पहुँचता है तो वो कहते हैं वकील से बात करूँ। इसका मतलब क्या है, जो एक इंसान होता है वो अपना पक्ष रख सकता है, वकील से बात करने की इसमें कहाँ से प्रश्न उठता है। हर जगह जब हम एक वकील हमें ज़रूरत पड़ जाए बात करने के लिए, मीडिया से अपनी बात कहने के लिए भी, या हमें हर जगह जब आपने मीडिएटर बना लिया, इसका मतलब रिश्ता दुकानदारी बन गया। और वो इस हद तक बन गया कि जिसकी औलाद चली गई, जिसकी माँ तड़पती हुई रह गई, जिसकी बहन तड़पती रह गई, जिसका परिवार तड़पता रह गया, जिसने पढ़ाई की, कितना मर मर के इंजीनियर बना या बनते हैं, कोई भी लड़की मरती है तब भी मैं वही बात कहूँगी कि उसका भी यही हाल है। तो अगर वो भी मरे तो आपकी ये मरने के लिए शादी है क्या? ये तो हमारे समाज पर एक दीमक है, और इस दीमक के आपको शादी से पहले जब बच्चियां पहला जाती थी तो क्यों रिवाज बनाए गए थे? इसीलिए बनाए थे ना। और आज हमने अखबारों में इधर उधर विज्ञापन देखे, और कितनी कमाई कर रहा है, कितना लड़का कमाता है, कितनी लड़की कमाती है, क्या करती हैं, बिल्कुल जैसे गाय खरीदते हैं, कसाई जैसे कोई खरीदता है ना जानवर को कि कितना मांस है, उसको ऐसे देखता है कितने किलो का बिकेगा। आप सोचिए, तो ये बहुत दुखद स्थिति हो गई है कि हम लोग कसाई बन गए हैं क्या? हम लड़का नहीं देखते, हम परिवार नहीं देखते, हम संस्कृति नहीं देखते, हम बस ये देखते हैं। और हम ये भी नहीं देखते कि जिससे हमने शादी की है, जिससे एक संबंध बनाया है, जिसको अगर हम बात करते हैं साथ रहने की, आप एक दिन भी साथ रहे तो एक पवित्र रिश्ता बना ना आपका, और वो पवित्र रिश्ते को किसकी नज़र लग गई है? नज़र नहीं लगी, आप दुकानदार बन गए हैं। आप एक दुकानदार से भी ज़्यादा बन गए हैं, क्योंकि आप इस संस्था को, परिवार की इकाई को नष्ट करने में लगे हुए हैं। कानूनी प्रक्रिया, अगर कानून बना है, इसका दुरुपयोग और इसको दुरुपयोग करने वाले मीडिएटर्स या कानून से जुड़े हुए जिन पर आरोप लगता है, वह व्यक्ति भी जो शीर्ष पर बैठे होते हैं, क्या इन गहराइयों में किसी तरह से जा सकते हैं? सबूत, क्या कोई सबूत अपनी भावनाओं का दे सकता है? जब उसने बच्चा पैदा किया, क्या वो उनका सबूत देगा? आप बताइए। सबूत के तौर पर अगर दुनिया टिकती तो शायद ये दुनिया ही ना रहती। बहुत सच्चे लोग भी हैं जो अपनी जिंदगी को अच्छे से, परिवार की इज्जत करना आज छूट गया है। अकेले रहना चाहती है लड़की, मकान कितने हैं, अपने नाम पहले दिन कराना चाहती है लड़की। इसके कुछ कारण हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि उसको भी ये चाहिए कि मुझे कोई छोड़कर बीच में ना रह जाए, लेकिन क्यों आती हैं ये हम लोगों के अंदर भावनाएं शुरू से ही, कि हम दूसरे का जो उसका मकान हम देखने लगते हैं, हमने कितना कमाया, क्या हम कभी ये देखते हैं?
हमने कितना खर्च किया, क्या हम कभी देखते हैं? हमें बराबर की तुलना में रखना चाहिए खुद को कि उसने भी शादी की है, इसने भी शादी की है, शादी तो बराबर की है ना, तो प्रॉपर्टी तो दोनों की बंटनी चाहिए। अगर दोनों अलग अलग हो रहे हैं तो आपकी भी तो कुछ प्रॉपर्टी होगी, आपने भी तो कुछ कमाया होगा। अगर एक 40,000 रुपये महीना उसकी बांध दी गई इस केस में और वो कहता है 3 करोड़ तक उससे मांगे गए, ऐसे हजारों केस हैं। क्योंकि मेरे पास भी एक केस आया और वो कहती है लड़की कि मैम मुझे मदद चाहिए। कैसी मदद चाहिए? हम एडजस्टमेंट की बात करें लड़के से, नहीं मुझे बस उसके मकान में रहना दिया जाए, वो मुझे छोड़ देगा, मुझे डाउट है किसी और लड़की से चक्कर चल रहा है। तो मैंने कहा आपके साथ रहने की गुंजाइश नहीं है? नहीं वो तो नहीं है। तो फिर उसका मकान क्यों? मेरे दिमाग में एकदम प्रश्न उठता है कि हमें उसका मकान क्यों चाहिए? वो काम भी नहीं करती, छोटा मोटा ब्यूटी पार्लर का काम, जिंदगी चलाने के काबिल नहीं है, लेकिन अपने को मजबूत करना है दूसरों के पैसे से। दूसरा इसलिए क्योंकि हम उसे छोड़ रहे हैं, अब वो दूसरा हो गया, आपका अपना नहीं रहा। अपना तब तक है जब तक आप उनके साथ भावनाएं बांटती हैं। एक सुरक्षा ही जीवन नहीं है। सुरक्षा तो कोई भी नहीं कर सकता ईश्वर के अलावा। क्यों? क्योंकि ना तो मौत का पता है और ना ही ये पता है कि कब कोई आपदा आ जाए, इसका भी नहीं पता होता। कोरोना काल में सबने देखा है, लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं इस पोस्ट में उन पन्नों पर भी अगर जाऊं तो हमें देखना पड़ता है हमारी शादी की मंशा क्या थी जब परिवार की इकाई बनी और क्या बन गई है। कितना हम प्रैक्टिकल हो रहे हैं, हर एक को नहीं इस तुलना में रखा जा सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि परिवार को आप कभी वो ये नहीं देखते कितना कमाता है, कितना कमाती है। वो कहते हैं हमें एक अच्छी बहू चाहिए, हमें एक अच्छा लड़का चाहिए। जिसकी ये मनसा होती है उनका परिवार बनता है और उनके माँ बाप अब तक अपना परिवार चला रहे हैं। वो भूल जाती हैं कि तुम्हारे माँ बाप कैसे बालकनी में से उठकर कह रहे हैं कि वकील से बात करो, वो साथ रह रहे हैं लेकिन तुम साथ नहीं रह रहे। पति, बच्चे के बारे में आप नहीं सोच सकते। आपका जो टूट जाता है सब्र, वो तब टूटता है जब अति हो चुकी है, कोई एटीएम बन जाए, उसके माँ बाप को प्रताड़ित किया जाए। वृद्धावस्था में बेटा उन्होंने क्या इसलिए पैदा किया था कि बस वो जब तक कोर्ट में घसीटते रहें, उनके खिलाफ मुकदमे चलते रहें। तो इस केस में भी 19 में शादी हुई और 22 में कोर्ट में केस चल रहा है, माँ के ऊपर बाप के ऊपर भी, और वो बार बार जा रहे हैं। उसने कोर्ट में हर एक बात का अतुल ने जवाब दिया है। सत्यता फिर से कानून के हाथ में है, फिर से, और हमारे जो धाराएं बनी हैं उनके हाथों में है, सबूतों में है। लेकिन प्रश्न बहुत बड़े उठ खड़े हुए हैं और ये खड़े हुए हैं, लेकिन हजारों ऐसी टूटन है, बिखरन है जिसे संभालने की ज़रूरत है। प्रक्रिया को भी, न्यायिक प्रक्रिया को भी तेज करना होगा और ये भी सोचना होगा कि जब 50-50% की बात होती है कि तलाक लेने की, कि वो 50% अपना देगा, कहीं से भी देगा, उसका भी अपना परिवार होगा, वो भी अपना चला रहा होगा या चला रही होगी। कैसे? क्या जब पति से शादी की, क्या सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है कि वो पूरा 50% आपको दे दे? क्या आपने शादी सिर्फ इसलिए की है कि आप स्त्री धन भी लें और उसका बच्चा भी लें और उसका 50% मरणोपरांत तक आप उसका गुजारा भत्ता लेते रहें? तो यह शादी, क्या ये तो 7 जन्मों तक में भी आप फायदे में हैं, क्योंकि आप अपनी सुरक्षा ढूंढ रहे हैं। क्या सुरक्षा मिली? क्या सुरक्षा मिली? आपके परिवार कितना खुश होगा, आप कितने खुश होंगे, ये तो आप ही जानते हैं। लेकिन इतना जरूरी है कि प्रबुद्ध वर्ग को, समाज को एक बार एक परिवार की इकाई को देखने की ज़रूरत है कि परिवार जब बना तो भावनात्मक रिश्तों के लिए बना, साथ के लिए बना, ना जब वो कहते हैं कि नपुंसक है, तो वो सेक्स के लिए तो नहीं बना परिवार, सुरक्षा के लिए नहीं बना, नहीं तो आप पुलिस में जाते। न्याय के लिए भी नहीं बना, मेरे पति ने न्याय नहीं किया, नहीं तो आप वकील के पास जाते। यानी कि आपको तो एक वो चाहिए था, एक जीवन साथी।
और जो जीवन साथी तलाशता है उसका ही अच्छा परिवार चलता है। जब हम गणित लगाते हैं तो हम गणित में सबसे ज़्यादा फेल होते हैं। जब हम दिल से काम करते हैं तो दिमाग को रखते हैं अपनी जगह, आप जब तक तारतम्य नहीं बनाएंगे जिंदगी नहीं चलेगी। गाड़ी का जो पहिया है बराबरी पर टिकता है, और गाड़ी का एक पहिया 50-50% की बात कर रहा है तो दायित्व की बात भी तो करनी होगी। उस बच्चे को बीच में आप कहाँ को चल रहे हो? वो नानी के रहेगा, वो दादी के रहेगा। एक ने जान चली गई और तड़प तड़प कर उसके माता पिता वो देख रहा है। कितनी मुश्किल से एक बच्चा इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, उसकी माँ उसको कितना बड़ा करती है, और एक पत्नी क्या उसको लेकर उठाकर कहीं भी चल दे। जैसे पहले होता था कि गुलाम खरीद लिया करते थे लोग, गुलाम ले गए, 100 रुपये में ले गए, 50 में ले गए, और जीवन पर्यंत तक उन्हें कुचल रहे हैं। नहीं, ये रिश्ता ऐसा नहीं है। ये बहुत प्यारा रिश्ता है। इसको ऐसे उदाहरणों से बस हमें सीख जरूर लेनी चाहिए कि जब आप तलाक के लिए बाहर कदम निकाल रहे हैं तो फाइलें आप लंबी करने के लिए कि हिंसा, व्यभिचार, नपुंसक, कितनी सैलरी, गुजारा भत्ता, फाइलें लंबी करने के लिए जीवन को अपने लंबा और नारकीय ना बनाएं, और दूसरों को भी, क्योंकि इसमें एक परिवार नहीं, कम से कम एक फैमिली से कम 100-200 लोग तो जुड़ते ही हैं। वो सारे प्रभावित होते हैं, उनका जीवन प्रभावित होता है। एक बच्चा अनाथ से भी ज़्यादा बदतर हो जाता है जब दो लोग अलग होते हैं, क्योंकि अनाथ तो फिर भी परिस्थितियों से समझौता कर लेगा, लेकिन उसके ऊपर तो दबिश है परिवार की। 24 घंटे वो सुनता है, वो माँ भी सुनाती है उसको, तू इतना मनहूस है, तू इतनी मनहूस है। मैंने ये तमाम उदाहरण देखे और सुने हैं, और आपने भी सुने हैं। तो हमें इन चीज़ों पर फिर से सोचना होगा। हमारी कानूनी प्रक्रिया को भी थोड़ा शॉर्ट करना होगा कि कितने कितने सालों तक घसीटते रहते हैं। हाँ, सबूत के लिए टाइम लगता है, 9 से 1 साल के बीच में थोड़ा ज़्यादा भी लग जाता है, लेकिन इतना लंबा भी ना लगे कि जीवन नरक हो जाए। इतना भी ना हो जाए कि जैसा उसने कहा कि मैं टैक्स भरूंगा तो मेरे दुश्मन मजबूत होंगे, और उसने मरने के बाद जब वहाँ फंदे पर मिले तो उसमें लिखा हुआ मिले, न्याय अभी बाकी है। फिल्म में होता है ना द एंड, तो उसने लिखा है न्याय अभी बाकी। इस न्याय में माता पिता, बेटी के सभी को सोचना होगा, बेटे के, कि हम शादी के बंधन को इतना कमज़ोर ना बना दें कि हम कसाई की तरह जीवन बना लें, एटीएम बना लें। ये एटीएम उखड़ते हैं, बनते हैं, पैसा नहीं भावनाओं से ज़िंदगी चलती है। आप भी सशक्त हैं, आज की परिवार की महिला हैं, माँ हैं, बेटी हैं, बहन। समझना होगा, हम दूसरे के घर जा रहे हैं तो हम किसी को गुलाम नहीं बना रहे। मैं महिला हूँ, इसके बावजूद बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपकी खुशी चाहती हूँ। एक स्त्री की खुशी उसके पति में, उसके परिवार में, उसके बच्चों में। आपकी खुशी चाहती हूँ। कानून भी आपकी खुशी चाहता है, लेकिन स्वार्थी मीडिएटर्स वो भी क्या करें? सबूत, आपको जल्दी तलाक चाहिए, आपको एक झटके से पैसा चाहिए, वो अपना काम करते हैं अपने ढंग से, लेकिन आपका भी कुछ दायित्व है ना। तलाक हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है, डिवोर्स नहीं है। यहाँ तो बनवासी हो जाएं राम तो सीता पीछे पीछे हर जगह जाएंगी। अपने बच्चों को उन्होंने भी वाल्मीकि आश्रम में पाला, कठिन परिस्थितियों में। हमें थोड़ा सा धार्मिक भी होना होगा, वैचारिक भी होना होगा। किसी का बच्चा इस तरीके से जान ना दे, आपकी ज़िंदगी खुद की नरक ना बने। आपका जो बच्चा पैदा आपने किया है, 9 महीने पेट में रखा है, वह परिस्थितियों का एक मजबूर जीता जागता मांस का लोथड़ा ना बनकर रह जाए कि उसको कोई भी कुछ कहे, उसके सर से माता का साया हट जाए या
पिता का साया हट जाए। सोचना होगा। जस्टिस अभी बाकी है, लेकिन कानून में नहीं, धाराओं में नहीं, पुलिस में नहीं, आपके स्वयं के मन में जस्टिस बाकी है। आपको स्वयं को जस्टिस देनी होगी। इस अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।